ऑलराइट गाइस, नाउ लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 3। यूनिट 3 में हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क लेयर के बारे में। इसमें वी विल बी फॉलोइंग दिस एंटायर सिलेबस। डोंट वरी इफ यू आर वाचिंग फ्रॉम एनी डिफरेंट यूनिवर्सिटी, तुम लोगों का सिलेबस एंड टॉपिक सारी चीजें यहाँ पे मैच करने वाली है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल बी प्रैक्टिसिंग द पीवाईक्यू पेपर्स एज वेल, जिसमें वी विल बी सीइंग कि इस यूनिट से किस टाइप के क्वेश्चन हमारे से पूछे जाते हैं। एंड हम लोग इसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट थ्रू द फ्लैश कार्ड्स। काफी अमेजिंग फ्लैश कार्ड्स हम लोगों ने यहाँ पे तुम लोगों के लिए प्रिपेयर किए हैं, along with the diagrams as well for the visual representation and visual understanding of each and every concept. Okay, so let's start unit 3 with the very first topic, that is your design issues and the internet working. Okay, सबसे पहले what are the core design issues of the network layer? Explain store and forward packet switching. ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डिजाइन इश्यूज आते क्या है नेटवर्क लेयर में। अगर हम लोग एक नेटवर्क लेयर बनाते हैं, दैट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिसमें डेटा सेंड हो रहा होता है। ठीक है, एक होस्ट से एक सर्वर तक या फिर एक होस्ट से दूसरे डिवाइस तक हम लोग डेटा पैकेट्स को सेंड करते हैं, दैट इज अ नेटवर्क लेयर। ठीक है, बेसिकली जैसे ही डेटा ट्रांसफर हो रहा है या पैकेट्स के फॉर्मेट में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम लोग नेटवर्क लेयर बोल रहे हैं बिटवीन अ होस्ट एंड अ रिसीवर। ठीक है, बिटवीन अ सेंडर एंड अ रिसीवर। अगर हम लोगों का डेटा जो है वो पैकेट्स के थ्रू या डेटा पैकेट्स के थ्रू सेंड एंड रिसीव हो रहा है, उसको हम लोग एक नेटवर्क लेयर बोलते हैं। So the network layer is responsible for getting packets from the source to the final destination across multiple networks. एक सोर्स होगा, एक होस्ट होगा जिससे हमारा जो डेटा है वो सेंड हो रहा होगा, एंड एक रिसीवर होगा जो उस डेटा को रिसीव कर रहा होगा। ठीक है, तो सोर्स दैट मीन्स जहाँ से डेटा सेंड होना है, डेस्टिनेशन मीन्स जहाँ पे डेटा रिसीव होना है। फॉर एग्जाम्पल तुमने बोला कि 5 डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड थे एंड सेकेंड डिवाइस डेटा सेंड करेगा फोर्थ डिवाइस को, तो सेकेंड डिवाइस ने डेटा पैकेट सेंड कर दिया थर्ड डिवाइस को। अब थर्ड डिवाइस ने क्या किया, देखा कि अच्छा ये फोर्थ पैकेट के लिए है या फोर्थ डिवाइस के लिए ये डेटा पैकेट है, ये मैं अपने पास नहीं रिसीव कर सकता, तो मैं इसे आगे भेज दूंगा, एंड फोर्थ डिवाइस ने उस डेटा पैकेट को रिसीव कर लिया। दिस इज अ नेटवर्क लेयर एंड दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क लेयर कि हम लोगों का जो डेटा पैकेट है वो प्रॉपर डिवाइस टू डिवाइस ट्रांसफर करा जा सके एंड प्रॉपर सोर्स से प्रॉपर डेस्टिनेशन तक फाइनली एंड अल्टीमेटली रीच कर जाए। ओके, की डिजाइन इश्यूज क्या है यहाँ पे। अब क्या क्या दिक्कतें आती है या डिजाइनिंग में क्या क्या दिक्कतें आती है, अगर हम लोग नेटवर्क लेयर डिजाइन करने जाते हैं तो उसमें क्या क्या इश्यूज हमें फेस होते हैं। द वेरी फर्स्ट इशू इज राउटिंग पैकेट्स थ्रू द सबनेट। सबनेट के थ्रू अगर राउटिंग कर रहे हैं हम लोग पैकेट्स की, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें डिजाइन इश्यूज फेस होंगे। कंजेशन जो होगा उसकी वजह से हम लोगों को काफी बार एरर्स देखने को मिलेंगे, या फिर हमारे डेटा पैकेट्स कोलाइड होने चालू हो जाएंगे। इंटरनेट वर्किंग, कनेक्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को हम लोग कनेक्ट करेंगे तो उसमें वी विल सी कहीं ना कहीं हमें डिजाइन इश्यूज मिल रहे हैं या दिक्कतें आ रही हैं बेसिकली। ओके, तो इसलिए हमारे पास एक तरीका आता है, दैट इज स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग। इन्हीं चीजों को, इन्हीं डिजाइन इश्यूज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक तरीका आ गया, एक टेक्निक आ गई, दैट इज योर स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग। अब इसमें क्या होगा, इट इज अ कोर मैकेनिज्म वेयर अ होस्ट sends a packet to their nearest router. The router receives the entire packet into its buffer, stores it, checks the checksum for errors, and then forwards it to the next router. It ensures data integrity hop by hop. Okay, बेसिकली इसमें होगा क्या, नॉर्मली क्या हो रहा था, हमारा होस्ट जो था वो डायरेक्टली राउटर 1 को डेटा पैकेट सेंड कर रहा था, फिर उसके बाद हमारा आगे राउटर 2 को डेटा पैकेट सेंड हो रहा था, तो नॉर्मली डेटा पैकेट सेंड हो रहे थे। ठीक है, बट इसमें हम लोगों ने देखा हमें डिजाइन इश्यूज मिलते हैं। ठीक है, हम लोगों को कंजेशन इश्यूज मिल सकते हैं, हम लोगों को सबनेट के थ्रू इश्यूज मिल सकते हैं, या अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क हम लोग आपस में कनेक्ट करेंगे तो उस चीज में हमें कहीं ना कहीं इश्यूज मिल सकते हैं या इश्यूज रिसीव हो सकते हैं। ओके, सो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, इन केस ऑफ स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग, हम लोगों ने क्या किया, एक होस्ट है वो डेटा को सेंड करे, डेटा पैकेट को सेंड करे। अब जो राउटर 1 है ना, वो क्या करेगा, इस डेटा पैकेट को स्टोर करेगा अपने पास पहले बफर में। ठीक है, इट विल स्टोर इट इन द बफर। तो यहाँ पे हमारा पैकेट सबसे पहले स्टोर हो गया। उसके बाद ये चेकसम फॉर्मूला को यूज करेगा, जो हम लोगों ने प्रीवियस यूनिट में देखा था, अलॉन्ग विद द न्यूमेरिकल एज वेल, कि कैसे चेकसम को अप्लाई किया जाता है। तो चेकसम को बेसिस पे, चेकसम को यूज करके ये चेक करेगा क्या इसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर कोई एरर नहीं है तो ये इस डेटा पैकेट को आगे सेंड कर देगा नेक्स्ट राउटर पे। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारा डेटा पैकेट डायरेक्टली राउटर 1 से राउटर 2 पे जा रहा था इन द नॉर्मल मेथड, इसमें क्या हो रहा है, पहले एक राउटर 1 है। ठीक है, पहले एक राउटर क्या करेगा, अपने पास डेटा पैकेट को रिसीव करेगा, बफर में सेव करके रखेगा, दैट मीन्स टेम्परेरी स्टोरेज में स्टोर करके रखेगा। उसके बाद क्या करेगा, उसमें चेक करेगा क्या इसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर उसमें कोई एरर रिसीव होता है तो उस डेटा पैकेट को वहीं पे रोक लेगा एंड डेटा पैकेट को आगे सेंड नहीं करेगा, एंड विल सेंड अ मैसेज बैक टू द होस्ट कि कुछ ना कुछ मुझे गलत डेटा रिसीव है या देयर इज एन एरर इन द डेटा। ठीक है, अगर उसमें कोई एरर नहीं होता तो वो आगे फर्दर राउटर्स को सेंड कर देगा डेटा।
ठीक है। सो बेसिकली होस्ट ने यहाँ पे राउटर 1 पे सेंड किया डेटा को एंड उसके बाद फिर ये आगे सेंड हो जाएगा। पैकेट रिसीव्ड कंप्लीटली इनटू द बफर एंड देन इट इज प्रोसेस्ड फॉर द एरर चेकिंग। ओके, उसके बाद फिर हमारा डेटा पैकेट जो है वो राउटर 1 से जैसे ही कंफर्म हो जाएगा कि ठीक है कोई एरर नहीं है, तो ये राउटर 2 की तरफ चले जाएगा। ओके, दिस इज योर स्टोर एंड फॉरवर्ड पैकेट स्विचिंग। ठीक है। Next is your what is internetworking. Internetworking is the process of connecting multiple heterogeneous, that means different जैसे homogeneous and heterogeneous mixtures होते हैं। ठीक है। For example, if I am having this AirPod, ठीक है, मैंने different AirPods लिए, सेम कलर के, सेम डिजाइन एंड एवरीथिंग, एंड सबको मिक्स करके एक तरफ रख दिया, दैट इज योर होमोजेनस मिक्सचर की सेम टाइप ऑफ हमारे पास चीजें हैं या डिवाइसेस है। ठीक है। आई एम गिविंग यू वेरी लेमन टर्म्स एग्जांपल। अब मैंने क्या किया, इस एयरपॉड्स को लिया एंड अलॉन्ग विद दिस लेट से पेन ले लिया, समथिंग लाइक दैट। अब इसका मिक्सचर बना दिया, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस या डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे पास इस केस में नेटवर्क्स आ रहे हैं, दैट इज योर हेटेरोजेनस नेटवर्क। ओके, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स है। So internet networking is the process of connecting multiple heterogeneous or different networks together to form a single massive logical network like the internet. Different टाइप्स ऑफ नेटवर्क हमारे कनेक्टेड होते हैं, लैंस होते हैं, वैन्स होते हैं, ठीक है, मैन्स होते हैं, डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं, डिफरेंट डिवाइसेस होते हैं, ठीक है, IPv6 होता है, IPv4 होता है, all of that we'll be seeing up in upcoming flashcards as well. But this is the these are the different type of networks that we are having, जो आपस में कनेक्ट करके एक कंप्लीट इंटरनेट बनाते हैं। ओके, चैलेंज क्या होता है अब इंटरनेट वर्किंग में कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस को हमें कनेक्ट करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स को हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, वाईफाई, ईथरनेट सबको आपस में कनेक्ट करना है, तो उसमें दिक्कतें क्या क्या आती है। Different networks have different physical cables, different maximum packet sizes, and different protocols. ठीक है, सबकी protocols अलग होगी, अलग टाइप ऑफ केबल्स होंगे, अलग टाइप ऑफ मैक्सिमम पैकेट साइज होगा। अब सॉल्यूशन क्या होगा इसका? सॉल्यूशन इज द नेटवर्क लेयर और स्पेसिफिकली द आईपी प्रोटोकॉल। आईपी प्रोटोकॉल ऐसा प्रोटोकॉल है जो इंटर नेटवर्किंग को सॉल्व करने में हेल्प करता है या डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने में हेल्प करता है। So the network layer abstracts these differences away, allowing a computer on an Ethernet LAN in Tokyo to seamlessly send packets to a smartphone on a 5G network in New York. ठीक है, बेसिकली इंटर कनेक्टेड सिटीज में या फिर एक सिटी टू दूसरे सिटी, एक कंट्री टू दूसरे कंट्री में बेसिकली हम लोग यहाँ पे डेटा पैकेट्स को सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर स्टेइंग इन लेट्स से जयपुर, यू कैन सेंड डेटा और यू कैन सेंड मैसेजेस टू योर फ्रेंड्स स्टेइंग इन बॉम्बे, दिल्ली और एनी स्पेसिफिक स्टेट, राइट। सो इसी तरीके से ये जो इंटरनेटवर्किंग है ये किस तरीके से हमारी सॉल्व होगी, नेटवर्क लेयर के बेसिस पे। अब अगर तुम लोग अपने फ्रेंड को मैसेज कर रहे हो जो तुम्हारे घर पे नहीं रह रहा, जो तुम्हारे घर से ऑफिस भी दूर रह रहा है, ठीक है, उसको अगर तुम हाई मैसेज कर रहे हो, अब तुम्हारे डिवाइस से उसके डिवाइस तक मैसेज पहुंचाने का काम कौन करता है? नेटवर्क लेयर करता है, ठीक है, एंड उसी में तुम्हारा आईपी प्रोटोकॉल फॉलो होता है। सो अभी इसको और हम लोग डीप डाइव कर लेंगे, इसको और अच्छे से समझेंगे कि नेटवर्क लेयर में क्या क्या वो कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या वो चीजें आती है जिसके बेसिस पे ये चीज काम करती है एंड इंटर नेटवर्किंग काम करती है या पूरा इंटरनेट काम करता है, जिसमें हम लोग एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक किसी भी स्टेट में किसी भी कंट्री में डेटा को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। Your next topic is your routing algorithms. Okay. So अब different type of routing algorithms आ गए। routing algorithms मतलब किस तरीके से तुम डेटा को सेंड कर रहे हो। तुम एक डिवाइस हो, मल्टीपल डिवाइसेस को सेंड कर रहे हो, या वन डिवाइस टू वन डिवाइस सेंड हो रहा है, या किस हिसाब से डेटा सेंड हो रहा है, डेटा पैकेट सेंड एंड रिसीव हो रहे हैं, उस तरीके से उस टाइप के बेसिस पे या उस प्रोसेस के बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे 3 टाइप्स में इस राउटिंग टेक्निक को डिवाइड किया है। फर्स्ट इज योर यूनिकास्ट, अनदर इज योर मल्टीकास्ट एंड थर्ड इज योर ब्रॉडकास्ट। ओके, सो यूनिकास्ट में क्या होगा? द राउटर सेंड्स पैकेट टू वन स्पेसिफिक डेस्टिनेशन एड्रेस। एग्जाम्पल, अ प्राइवेट ईमेल टू अ फ्रेंड, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? बेसिकली एक ही जने को कुछ ना कुछ डेटा सेंड कर रहे हैं, उसको हम लोग यूनिकास्ट कर रहे हैं, ठीक है। वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, दैट इज योर यूनिकास्ट। एग्जाम्पल, अ प्राइवेट ईमेल टू अ फ्रेंड, दिस इज द डायग्राम, अभी विल बी सीइंग दैट एज वेल। सो इवन इफ एनी क्वेश्चन इज आस्क्ड इन योर एग्जाम्स, ओके, सो बेसिकली तुम्हें पहले एक्सप्लेन करना है, देन एग्जाम्पल देना है एंड डायग्राम बनाना है। मल्टीकास्ट राउटिंग, वन टू ग्रुप, कि एक लेट से कोई तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें तुमने कोई मैसेज डाला और वो मैसेज सारे 100 जनों को, 200 जनों को या 1000 जनों को सेंड हो गया एक साथ। ओके, सो द राउटर सेंड्स अ पैकेट टू स्पेसिफिक सब्सक्राइब ग्रुप ऑफ रिसीवर्स। एक डिवाइस है जो मल्टीपल डिवाइसेस को डेटा सेंड कर रहा है। एग्जाम्पल, अ लाइव वीडियो स्ट्रीम
सेंट ओनली टू प्रीमियम सब्सक्राइबर्स। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम स्टार्टिंग अ लाइव स्ट्रीम या फिर कोई मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के लिए ही है, ठीक है। सो उससे क्या होगा, सिर्फ उन प्रीमियम सब्सक्राइबर्स के पास नोटिफिकेशन जाएगी जिन्होंने प्रीमियम ले रखा होगा, नॉट यूट्यूब प्रीमियम, चैनल का प्रीमियम ले रखा होगा बेसिकली उनके पास, या मेंबर्स होंगे वो चैनल के। सो उनके पास वो नोटिफिकेशन चली जाएगी एंड उनके पास वो मेंबर्स के लिए रिसीव होगी नोटिफिकेशन कि दिस इज द वीडियो दैट वाई कोड्स हैज अपलोडेड। ओके, सो बेसिकली एज अ होस्ट मैंने क्या किया, एज वाई कोड्स मैंने क्या किया, मैंने एक डेटा सेंड कर दिया और वो प्रीमियम सब्सक्राइबर्स जितने भी थे मेरी लिस्ट में उन सबके पास वो नोटिफिकेशन जा चुकी है। ओके, ब्रॉडकास्ट राउटिंग वन टू ऑल, द राउटर सेंड्स पैकेट टू एवरी सिंगल नोड इन द नेटवर्क, कि एक नेटवर्क से जितने भी लोग कनेक्टेड है, एक डिवाइस से जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है, ये डिवाइस अगर कुछ भी डेटा सेंड करेगा तो सारे डिवाइसेस के पास रिसीव होगा। एग्जाम्पल, ARP रिक्वेस्ट आस्किंग हु हैज दिस IP, comparing your routing types, that is your unicast one to one, ठीक है, एक sender एक receiver, sender to exactly one receiver, example email to one person, multicast one to group, send one sender specific group of three, जैसे इस केस में तीन का ग्रुप है तो तीन रिसीवर्स हमारे पास यहाँ पे भी having, राइट। एग्जाम्पल वीडियो स्ट्रीमिंग, दैट इज योर सब्सक्राइब्ड, ठीक है, या फिर मेंबर्स ओनली अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो। ब्रॉडकास्ट वन टू ऑल, दैट मीन्स बेसिकली इफ आई एम हैविंग दिस एज द सेंडर, तो जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड होंगे, ये जनरली तुम्हारा वाईफाई करता है कि अगर कोई भी इंटरनेट प्रोवाइड करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस हमारे कनेक्टेड है तो सबको वो इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, इंटरनेट का एक्सेस प्रोवाइड करेगा। जस्ट अ लेमन एग्जांपल ऑफ दिस। ओके, one sender every node in the network, example ARP network announcement। Okay, these are the different types of your or examples of your routing types। Okay, next is your explain linked state routing and how it differs from distance vector routing। लिंक स्टेट राउटिंग को हम लोग जीपीएस मैप स्ट्रैटेजी पे बोलते हैं, ठीक है। जीपीएस दैट इज अगेन यूज्ड इन योर गूगल मैप्स, एप्पल मैप्स एंड ऑल ऑफ द स्टफ। एवरी राउटर डिस्कवर्स इट्स इमीडिएट नेबर्स एंड देयर लिंक कॉस्ट, ठीक है। सो कोई एक राउटर उसके नेबरिंग राउटर्स को आइडेंटिफाई कर लेगा एंड देखेगा कि अगर मुझे यहाँ से कुछ डेटा को आगे सेंड करना है तो उसमें कितना टाइम लगेगा, दैट इज योर लिंक कॉस्ट ओवर हियर। It then floods a linked state packet containing this info to every router in the network। So अब ये क्या करेगा, जितने जितने राउटर्स उससे कनेक्टेड है उस नेटवर्क में एक लिंक स्टेट पैकेट सारे राउटर्स को सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देगा। रिजल्ट क्या होगा, एवरी राउटर बिल्ड्स एन आइडेंटिकल कंप्लीट मैप ऑफ द इंटायर नेटवर्क टोपोलॉजी। तो इससे क्या होगा, सारे नेटवर्क्स को इस नेटवर्क में जितने भी राउटर्स आपस में कनेक्टेड है उन सबको पता चल जाएगा, अच्छा ये डिफरेंट डिफरेंट राउटर्स मेरे पास अवेलेबल है, तो अगर मुझे राउटर 5 टू राउटर 10 कोई डेटा सेंड करना है तो आई नो द इंटायर मैप कि इस पाथ के थ्रू या इस रास्ते के थ्रू मुझे डेटा को सेंड करना होगा। Finally, each router runs Digital's algorithm locally to find the absolute shortest path to all destination। अब जैसे ही तुम कोई डेटा सेंड करोगे, कोई डेटा पैकेट सेंड करोगे फ्रॉम वन राउटर टू अनदर राउटर, तो वो डिजिटल्स एल्गोरिथम को यूज करेगा एंड उसके बेसिस पे शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लेगा उस पूरे मैप में टू सेंड द डेटा पैकेट फ्रॉम वन स्पेसिफिक राउटर टू अनदर स्पेसिफिक राउटर। ओके, अब इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, फास्ट कन्वर्जेंस एंड अवॉइड राउटिंग लूप्स, कि सेम पाथ के थ्रू मल्टीपल टाइम्स तुम्हारा डेटा जा रहा है एंड उसके बाद जाके फाइनली पहुंच रहा है। दैट इज समथिंग जो ये डिजिटल्स एल्गोरिथम अवॉइड करने में हमारी हेल्प कर रहा है। ओके, एंड दिस इज बीइंग डन इन योर लिंक स्टेट राउटिंग। सो लिंक स्टेट राउटिंग में क्या हुआ, जैसे ही राउटर्स आपस में कनेक्ट हुए एक नेटवर्क में उन्होंने बेसिकली क्या किया, आपस में एक लिंक स्टेट प्रोटोकॉल या फिर एक लिंक स्टेट पैकेट को एक्सचेंज कर लिया, जिससे उन्हें पता चल गया अच्छा ये स्पेसिफिक राउटर मेरे इस डिस्टेंस पे है एंड ये स्पेसिफिक राउटर्स मेरे साथ कनेक्टेड है। ओके, नेक्स्ट इज योर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, इसको हम लोग रूमर मिल भी बोलते हैं। Routers only know their neighbors. They share their entire routing table only with the immediate neighbors periodically. That means एक अगर मेरे पास if I'm having one router over here, let's see मेरे पास एक राउटर यहाँ पे है, ठीक है, एक राउटर यहाँ पे है, एक राउटर यहाँ पे है, एक राउटर यहाँ पे है और एक राउटर यहाँ पे है। ओके, समथिंग लाइक दिस। अब अगर मैं इस राउटर की बात करूँ तो इस राउटर के लिए जो नेबर्स कौन से हुए, ये वाले जो इसके क्लोज है, ठीक है। इस राउटर के लिए नेबर्स कौन से हुए, ये वाले 1 2 एंड 3, ठीक है। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में क्या होगा, सिर्फ जो नेबरिंग राउटर्स है ना, इन राउटर्स के इस स्पेसिफिक राउटर की या इस स्पेसिफिक राउटर के जो नेबरिंग राउटर्स है उन्हीं के साथ ये राउटिंग टेबल को एक्सचेंज करेंगे या राउटिंग टेबल को शेयर करेंगे। बट इन केस ऑफ लिंक स्टेट राउटिंग क्या हो रहा था, इन द प्रीवियस राउटिंग टेक्निक क्या हो रहा था, ये सबके साथ जितने भी राउटर्स कनेक्टेड है सबके साथ एक्सचेंज करेंगे अपनी इंफॉर्मेशन को एंड कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में वीकनेस क्या है, slow to converge and suffers from count to infinity problem। This is the diagram that you can make for this link state routing, LSP flooding and digital algorithm।
This basically denotes your router. This is the link cost over here. Okay, this is the flooding path, and these are your LSPs. Okay, so these are your different routers you are having over here. Router D, router A, router B, router C, and router A floods its LSP. सो बेसिकली ये आपस में डेटा को एक्सचेंज करेंगे एंड उसके बेसिस पे यहाँ पे समझा जाएगा क्योंकि ठीक है कितना कॉस्ट है इन सब के बीच में इन केस ऑफ योर लिंक स्टेट राउटिंग। बेसिकली ये डिजिटल एल्गोरिथम के थ्रू एक मैप बनाया जाएगा। ओके, एंड उसके बाद ये पता चला जाएगा या पता किया जाएगा बेसिकली कि ए टू बी अगर हमें जाना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ए टू सी हमें जाना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, डी टू बी अगर हमें जाना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, एंड डी टू सी अगर हमें जाना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। अगेन ए टू डी अगर हमें जाना है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये होगा या फिर ये होगा। Make sure to put it in the comments with the timestamp. Okay, so this is the use of Digital's algorithm over here. कि एक राउटर से तुम्हें दूसरे राउटर में कभी भी डेटा को सेंड करना हो तो यू विल एनालाइज एंड टेल क्योंकि दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ एंड इसमें सबसे कम टाइम लगेगा एंड सबसे कम कॉस्ट लगेगा। ओके, so this is the entire part of your second topic, that is your routing algorithms. If you have any sort of doubts, feel free to put it in the comments and I will reply back to you as soon as possible. Okay. Next is your IP protocols and address mapping. What is IP fragmentation and why is it necessary? IP fragmentation is the process of breaking a single large IP datagram into several smaller fragments. तो आईपी फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, एक बड़ा सा आईपी एड्रेस अगर हमारे पास आ रहा है या आईपी डेटा हमारे पास आ रहा है उसको छोटे छोटे चंक्स में छोटे छोटे डिवाइडेशंस में अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं स्मॉल स्मॉल चंक्स में उसको हम लोग आईपी फ्रेगमेंट्स बोल रहे हैं। अब उन स्मॉल स्मॉल चंक्स को हम लोग यहाँ पे फ्रेगमेंट्स बोल रहे हैं। तो एक बड़ा सा आईपी डेटा हमारे पास आया उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, उन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को हम लोग यहाँ पे आईपी फ्रेगमेंटेशन बोल रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस को कि द डिवाइडिंग of your entire IP data into smaller chunks called fragments is called your IP fragmentation. Why is it necessary? Necessary क्या है? Every network link like Ethernet versus Wi-Fi has a maximum transmission unit. ठीक है, हर एक नेटवर्क लिंक लेयर के पास या नेटवर्क लिंक के पास दैट इज योर ईथरनेट हो गया या फिर वाईफाई हो गया, इट हैज अ मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, द एब्सोल्यूट लार्जेस्ट पैकेट इट कैन कैरी। कि हर एक वाईफाई के पास या हर एक ईथरनेट के पास एक अमाउंट ऑफ लिमिटेशन होगी कि एक बारी में वो 1 GB का डेटा कैरी कर सकता है या 2 GB का डेटा कैरी कर सकता है, तो एक अमाउंट ऑफ लिमिटेशन होगी। ठीक है, उसी के बेसिस पे डेटा पैकेट्स जो है वो सर्व किए जाते हैं, सेंड किए जाते हैं या रिसीव किए जाते हैं। जैसे अगर तुम कोई मूवी डाउनलोड कर रहे हो, इफ यू आर डाउनलोडिंग इट फ्रॉम अ वेरी हाई वाईफाई नेटवर्क, ठीक है, जिसमें काफी अच्छी स्पीड आ रही है, तो यू विल सी 50 Mbps आ रही है या 100 Mbps आ रही है, तो हर एक सेकंड में 100 MB का डेटा तुम डाउनलोड कर सकते हो। तो बेसिकली आईपी तुम्हारा उस हिसाब से डिवाइड होता जाएगा। ठीक है, डेटा तुम्हारा उस हिसाब से पैकेट्स में डिवाइड होता जाएगा। बट इफ यू आर यूजिंग अ स्लो नेटवर्क, इफ यू आर यूजिंग अ स्लो वाईफाई स्पीड या फिर ईथरनेट स्पीड और समथिंग लाइक दैट, तो तुम लोग देखोगे कि 1 GB पर सेकंड आ रहा है या फिर 1 MB पर सेकंड आ रहा है, 2 MB पर सेकंड आ रहा है, तो उस हिसाब से छोटे छोटे चंक्स में और ज्यादा छोटे चंक्स में तुम्हारा डेटा जो है वो डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ईथरनेट्स MTU is usually 1500 bytes. If a router receives a 4000 byte datagram for a token ring network and needs to forward it onto the Ethernet network, the datagram simply won't fit. अगर इतनी लिमिटेशन है 1500 की, 4000 बाइट का डेटाग्राम आ जाए तो वो आसानी से इसे सर्कुलेट नहीं कर पाएगा या सर्कुलेट करना पॉसिबल ही नहीं होगा, बिकॉज हमारे पास लिमिटेशन ही 1500 की है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर हैविंग दिस मच अमाउंट ऑफ स्पेस एंड इस स्पेस में तुम्हें इतना बड़ा सामान रखना है तो यू कैन फिट इट, राइट। तुम्हें उसको डिवाइड करना पड़ेगा या फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद तुम एक के बाद एक ओवरलैप करके कुछ डेटा को पुट कर सकते हो या फिर उस सामान को पुट कर सकते हो, समथिंग लाइक दैट। ओके, the process, the router chops the 4000 data byte gram or byte datagram into smaller fragments. Example, 3 fragments of 1500, 1500 and 1040 bytes. Each fragment gets its own IP header. They travel independently across the internet and are only reassembled when they reach the final destination host. Okay, 4000 बाइट के डेटा को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 3 फ्रेगमेंट्स में या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसके बाद उस डेटा को आगे ट्रांसफर कर दिया गया। फिर जब वो फाइनली रिसीवर के पास एक एक करके रिसीव हुआ, उसको फिर कंबाइन करके प्रॉपर डेटाग्राम बनाया गया। दिस इज द एग्जाम्पल, दिस इज द डायग्राम दैट यू कैन मेक कि आईपी डेटाग्राम तुम्हारे पास है 4000 बाइट्स का, यू आर हैविंग हेडर ओवर हियर, यू आर हैविंग योर ओरिजिनल डेटा ओवर हियर। अब राउटर ने क्या किया, इसको बेसिकली राउटर के मैक्सिमम लिमिट इन केस ऑफ योर ईथरनेट ओवर हियर, जो एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, दैट इज योर 1500 बाइट्स। अब इसने क्या किया, डिफरेंट डेटाग्राम्स में डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में इसे डिवाइड कर दिया। ठीक है, सो नेटवर्क यहाँ पे आगे कनेक्टेड था डेस्टिनेशन होस्ट से। दिस इज योर एक्चुअल होस्ट जो डेटा को सेंड कर रहा है, दिस इज द डेस्टिनेशन वन। ठीक है, दिस इज द सोर्स, दिस इज द डेस्टिनेशन। सो एक हेडर आया, एक डेटा आया हमारे पास 1 to 1480 तक,
देन हमारे पास 148.1.2.2960 आया, देन 296.1 to 4000 आ गया। ये डिफरेंट डिफरेंट डेटा हमारे पास आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, 1500 एंड 1040 बाइट्स। एंड देन ये जैसे ही डेटा डेस्टिनेशन पे आते हैं एक एक करके, फिर यहाँ पे ये रीअसेंबल कर लिया जाता है एंड उसके बाद हमें 4000 बाइट्स ऑफ डेटा हमारे पास मिल जाता है। हर एक जो फ्रेगमेंट है उसका एक डिफरेंट हेडर यहाँ पे होगा। ओके, next is your what is the difference between IPv4 and IPv6? That is your IP version 4 and IP version 6. All the current and the modern devices are using IPv6 addresses. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। IPv4 जो था ना वो ओल्ड स्टैंडर्ड था। ठीक है, uses a 32-bit address space allowing for roughly 4.3 billion unique addresses. अब इसको तुम ऐसे समझो कि जब IPv4 था ना उसमें कंसिडर किया था कि अगर अमाउंट ऑफ डिवाइसेस, लैपटॉप्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक मोबाइल फोन्स कुछ भी बनेंगे तो उनके 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेसेस बन सकते हैं, मतलब 4.3 बिलियन डिवाइसेस ही बन पाएंगे। अब उनसे ज्यादा अगर हमें एड्रेसेस देने होंगे, हर एक डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आईपी एड्रेस, राइट। अब IPv4 के अकॉर्डिंग तो सिर्फ 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेसेस ही प्रोवाइड हो सकते थे, बट अगर उससे ज्यादा डिवाइसेस बनने चालू हो गए या ज्यादा कंजम्पशन होना चालू हो गया इन डिवाइसेस का, तो ज्यादा डिवाइसेस बनाने पड़ेंगे, हर एक डिवाइस को यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो IPv4 में सिर्फ 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेसेस की लिमिटेशन थी, तो इसलिए क्या हुआ, IPv6 आया and उसने इस 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेसेस को काफी एक्सटेंड तक बढ़ा दिया। दैट इज वाई IPv6 इज यूज्ड इन ऑल योर मॉडर्न डिवाइसेस, मैक्स, लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, एनीथिंग। अब ये जो IPv4 था, दिस वॉज योर ओल्ड स्टैंडर्ड एंड दिस वॉज फॉर्मेटेड इन डेसिमल्स लाइक दिस 1 2 3 4। दिस इज योर IPv4। ठीक है, 4 यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे हमारे पास एड्रेसेस यूज हो रहे हैं, कलेक्टिवली हम लोग इसे IPv4 एड्रेस बोलते हैं। We ran out of these addresses due to the explosion of mobile devices. काफी मास क्वांटिटी में मोबाइल डिवाइसेस इसकी डिमांड होने लग गई, लैपटॉप्स की डिमांड होने लगी, जिसकी वजह से ये एड्रेसेस कम पड़ने लग गए। So IPv6, the future standard, uses a massive 128-bit address space, allowing for 340 undecillion एड्रेसेस। ठीक है, सो इतने ज्यादा एड्रेसेस यूज होते हैं, इससे लाइक यू कैन कंसिडर 100 200 टाइम्स मोर एड्रेसेस इसमें यूज हो रहे हैं IPv6 में, and it is formatted in your hexadecimal over here. Features a simpler fixed length header for much faster router processing. Okay, this is the sort of a schematic diagram, okay, or a fancy diagram to understand this. IPv4 was a small house, IPv6 is like a tall building that you're having. This is an example that you can put, okay, and ये 32-bit था, decimal binary data कुछ ऐसे लगता है, uses NAT and it uses manual and DHCP configuration. इसमें फिक्स्ड एड्रेस होते थे 20 बाइट्स के एंड इसमें वल्नरेबल होता था सिक्योरिटी। ठीक है, दैट मींस इट इज लेस सिक्योर in comparison to your IPv6. It is 128-bit, it is hexadecimal, okay, large address space इसमें यूज होती है, सिंपल हेडर यहाँ पे यूज होता है, बिल्ट इन IP6 सिक्योरिटी, सो हायरार्किकल एड्रेसिंग इसमें यूज होती है एंड इसमें काफी ज्यादा एक्सपेंसिबल ऑप्शंस होते हैं, काफी ज्यादा इसने पैरामीटर्स को बढ़ा दिया, काफी ज्यादा नई एड्रेसेस ये लेके आया अपने साथ। ओके, next is your explain address mapping, ERP and RARP. The network layer uses logical addresses like your IP, that is your logical addressing, okay, internet protocol. But the physical cables use physical addresses. जो physical cables होते हैं वो MAC addresses को use करते हैं and जो तुम्हारे network layer होते हैं वो तुम्हारे logical addresses को use करते हैं. So we need protocols to translate between them. अब IP protocol, IP and MAC addresses के बीच, that is your phone devices, smartphones जो हो गए, जो wireless communication पे work करते हैं, and जो तुम्हारे cables पे work करते हैं, इन दोनों devices के बीच भी तुम्हें connection करना आना चाहिए, उसके लिए हमारे पास protocols है। First is your ARP, that is your address resolution protocol. It maps a known IP address to an unknown MAC address. Process a computer broadcast who has IP, ये IP address आ गया, the device with that IP replies, I do and my MAC is this. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक कंप्यूटर ने ब्रॉडकास्ट किया कि एक कंप्यूटर को जो ईथरनेट से कनेक्टेड था लाइक से, ठीक है, जिसका मैक एड्रेस था बेसिकली, उसने एक ब्रॉडकास्ट किया मैसेज कि ओके कौन सा एक स्पेसिफिक IP एड्रेस है, कौन सा एक स्पेसिफिक डिवाइस है जिसके पास ये IP एड्रेस है, तो वो डिवाइस रिस्पॉन्ड बैक करेगा कि ठीक है मेरे पास ये वाला IP एड्रेस है एंड उसके पास वो डेटा सेंड हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, या फिर एक वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस जो है तुम्हारा स्मार्टफोन जो है वो जाके बोलेगा कि ओके ठीक है किसी एक स्पेसिफिक मैक एड्रेस के पास क्या है, या फिर ये मेरा एक IP एड्रेस है, तो ये IP एड्रेस किसके पास रिसीव होना चाहिए, वो मैक एड्रेस क्या बोलेगा, ओके मेरे पास ये IP एड्रेस रिसीव होना चाहिए, या इस IP एड्रेस से जो भी डेटा आ रहा है वो मेरे पास रिसीव होना चाहिए एंड मेरे मैक का एड्रेस ये है, तो मुझे इस एड्रेस पे ये डेटा को सेंड कर दो, समथिंग लाइक दैट। ओके, RARP क्या होगा, रिवर्स ARP, मैप्स अ नोन मैक एड्रेस टू एन अननोन IP एड्रेस। अगर तुम्हारे IP से डेटा मैक में जा रहा है
तो वहाँ पे ARP यूज होगा। अगर मैक्स से तुम्हारा डेटा जो है वो तुम्हारे IP एड्रेस पे जा रहे हैं तो तुम्हारा RARP यूज होगा। Used mostly by diskless workstations when they boot up, the station broadcasts in its MAC and asks the server, what is my assigned IP address? जैसे ही तुम लैपटॉप को जनरली ऑन करते हो तो तुम्हारा यहाँ पे यू कैन से RARP यूज होता है। दिस इज द डायग्राम, अ सिंपल डायग्राम दैट यू कैन मेक। लॉजिकल एड्रेस या IP टू योर फिजिकल एड्रेस, अगर तुम्हें कुछ डेटा ट्रांसफर करना है तो ARP यूज होता है। अगर तुम्हें फिजिकल एड्रेस से लॉजिकल एड्रेस कुछ बात करनी है, डेटा ट्रांसफर करना है, तो तुम्हारा RARP यहाँ पे यूज होता है। This was your third topic, IP protocol and address mapping. Let's move on to the fourth topic, that is the congestion control and QoS. What is congestion control in the network layer? Congestion occurs when too many packets are present in the network, causing the router buffers to overflow, पैकेट्स टू बी ड्रॉप्ड एंड परफॉर्मेंस टू कोलैप्स। काफी ज्यादा डेटा एक साथ आ जाता है तो इससे क्या होता है, कंजेशन होना चालू हो जाता है। इससे क्या होता है, राउटर बफर होना चालू हो जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है, पैकेट्स मिस हो जाते हैं, पैकेट ड्रॉप हो जाते हैं एंड परफॉर्मेंस जो होती है वो कोलैप्स होनी चालू हो जाती है। ओके, अप्रोचेस टू कंट्रोल, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस क्या है तुम्हारे पास कंट्रोल करने के लिए। फर्स्ट इज योर ओपन लूप, ये प्रिवेंट करता है, क्लोज लूप जो होता है वो रिमूव कर देता है इस दिक्कत को, कंजेशन को। ओके, ओपन लूप प्रिवेंट कैसे करेगा, पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड टू प्रिवेंट कंजेशन बिफोर इट हैपेंस। ठीक है, कंजेशन होने से पहले ही प्रिवेंट करने के तरीके को हम लोग ओपन लूप कह रहे हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल्स इंक्लूड एडमिशन कंट्रोल, refusing new connections if the network is busy। अगर नेटवर्क जो है बिजी है, उसके पास ऑलरेडी काफी डेटा फ्लो हो रहे हैं, काफी डेटा एक्सचेंज हो रहा है, तो हम लोग न्यू नेटवर्क को उस टाइम पे अवॉइड करेंगे कनेक्ट करने के लिए। और ट्रैफिक शेपिंग, क्लोज लूप, इसमें ही हमारे एक कॉन्सेप्ट और आता है और रादर दो कॉन्सेप्ट और आता है, दैट इज योर लीकी बकेट एंड टोकन बकेट, जिसको वी विल बी डिस्कसिंग इन अ PYQ पेपर्स। ठीक है, सो वी विल बी डिस्कसिंग प्रॉपर्ली वो कॉन्सेप्ट्स क्या है एंड उनको टेक्निकली कैसे आंसर करना है। क्लोज लूप रिमूवल, मैकेनिज्म्स दैट रिएक्ट टू कंजेशन आफ्टर इट स्टार्ट। अगर कंजेशन हो जाता है, अब उसको हटाने के लिए हमारे क्लोज लूप प्रिंसिपल्स या क्लोज लूप टेक्निक्स यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ राउटर एक्सपीरियंसिंग कंजेशन माइट सेंड choke packets, okay, back to the source, explicitly demanding that the source slow down its transmission rate immediately. For example, कहीं पे अगर ज्यादा डेटा एक साथ सेंड होना चालू हो गया तो वो क्या करेगा, वो राउटर क्या करेगा, चोक पैकेट्स जो है वो दूसरे राउटर को भेज देगा जो बार बार डेटा सेंड करे जा रहा है एंड उसे बोलेगा थोड़ा धीरे अभी डेटा सेंड करो बिकॉज आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ डेटा टू सेंड टू अदर डिवाइसेस, समथिंग लाइक दैट। ओके, next is what is quality of service, QoS, and its primary parameters. Quality of service or your QoS is the ability of a network to provide better prioritize service to the selected network traffic. अब इसके key parameters क्या है? We are having the reliability at the very first, that is your how often your packets are lost, critical for banking and less critical for video. Next is your delay. The next parameter is your delay or the latency, the time it takes a packet to travel from source to destination, उसको हम लोग delay बोल रहे हैं कि एक कितना टाइम लगेगा सोर्स से डेस्टिनेशन तक एक पैकेट को सेंड करने में या एक पैकेट को ट्रैवल करने में। Jitter, the variation and delay if packet arrive at wildly uneven intervals. A video stream will stutter horribly. Smooth, consistent arrival, that is low jitter, is required for voice or video calls. अब तुम लोग किसी को हेलो बोल रहे हो, ठीक है, उसके बाद 10 सेकंड बाद हेलो जा रहे हैं, देन तुम्हारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, दैट इज वेरी बैड। ठीक है, दैट इज द जिटर दैट यू हैव। जितना कम जिटर होगा उतना ज्यादा तुम्हारी वीडियो एंड ऑडियो कॉल की क्वालिटी तुम्हें मिलेगी। Bandwidth, the maximum rate of data transfer across a given path. ठीक है, so these are the different parameters of your QoS. इन parameters को ध्यान रख के you can improve the efficiency and you can improve the overall quality of your internet or of your network. Okay, so basically this is the diagram that you can make for this. Bandwidth, the maximum rate of data transfer across a network. These are the different parameters. ठीक है, this is the bandwidth का diagram. Source, sent and received, destination, basically source and destination, this is the data that is sent. अब ये रेगुलर इंटरवल्स पे सेंड हो रहा है, अगर उसमें कुछ डिले आ जाता है तो कहीं ना कहीं यू विल सी कि वहाँ पे जिटर अगर हो रहा है। डिले, टाइम फ्रॉम सोर्स सेंडिंग अ पैकेट टू डेस्टिनेशन रिसीविंग इट। लेट्स से इसने 1 मिनट 2 सेकंड पे भेजा था, उसको 1 मिनट 15 सेकंड पे रिसीव हो रहा है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डिले आया है। जिटर, वेरिएशन इन द टाइम बिटवीन अराइविंग पैकेट्स। अब बिटवीन अराइविंग पैकेट्स, एक पैकेट सेंड किया, दूसरा पैकेट 10 सेकंड बाद आया, तीसरा पैकेट 20 सेकंड बाद आया, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं 10 सेकंड का तुम्हें जिटर मिल रहा है बिकॉज डिफरेंट पैकेट्स डिफरेंट टाइम पे अराइव हो रहे हैं। ओके, सो दीज वर द टॉपिक्स जो हमें इस यूनिट पे कवर करने थे। ये सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। ओके, सो इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट्स, मेक श्योर टू पुट इट इन द कमेंट्स एंड आई विल रिप्लाई बैक टू यू as soon as possible. अगर तुम्हें किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, लेट अस नो अबाउट दैट एज वेल। ओके, so now let's move on to the PYQ papers. Okay,
So your very first question is differentiate between IPv4 and IPv6 addressing. Mention one advantage of IPv6. अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था उन्हीं पॉइंट्स को तो मैं मेंशन करना है कि IPv4 जो है वो 32 बिट एड्रेसेस को यूज करता है एंड इट सपोर्ट्स अप्रोक्सीमेटली 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेसेस वेयर आज IPv6 जो है तुम्हारा वो 128 बिट एड्रेसिंग को यूज करता है एंड काफी ज्यादा लार्ज एड्रेसेस को कैदर कर सकता है या काफी ज्यादा लार्ज एड्रेसेस प्रोवाइड करता है। एडवांटेज IPv6 की है कि इसकी इनॉर्मस एड्रेस कैपेसिटी है जबकि IPv4 की एड्रेस जो है वो एग्जॉस्शन प्रॉब्लम से दैट मीन्स IPv4 कम एड्रेसेस प्रोवाइड करता है तो कहीं ना कहीं वो एग्जॉस्ट कर जाएगा बट IPv6 के पास काफी ज्यादा एड्रेसिंग पावर है। What is QoS or quality of service? It refers to the capability of network to provide reliable and predictable communication performance. Okay, it manages parameters. अब इसमें parameters को mention कर दो, and it is important for real-time applications like video conferencing, online gaming, and VoIP. Okay, what is congestion control and why is it important in network layer? Congestion control is mechanism used to prevent extensive transfer traffic load in a network. जब ज्यादा पैकेट्स एक साथ आ जाते हैं एक नेटवर्क में तो कंजेशन कहीं ना कहीं अगर कर जाते हैं जैसे डिले होता है पैकेट लॉस होता है एंड रिड्यूस्ड थ्रूपुट होता है। ओके, सो बेसिकली तुम्हारे पास ज्यादा एफिशिएंसी नहीं मिलती है एंड ज्यादा एफिशिएंटली डेटा ट्रांसफर नहीं हो पाता है। ठीक है, एंड इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंजेशन कंट्रोल रेगुलेट्स पैकेट ट्रांसमिशन टू मेंटेन एफिशिएंट कम्युनिकेशन। अगर तुम लोग कंजेशन कंट्रोल करोगे तो बेसिकली तुम्हारे पास एफिशिएंट कम्युनिकेशन हो जाएगी या एफिशिएंट तरीके से तुम डेटा ट्रांसफर कर पाओगे। इसमें यू कैन मेंशन ओपन एंड क्लोज्ड congestion control as well. Okay, list four functions of the network layer. The four major functions in the network layer are routing packets from source to destination. Next is your logical addressing using IP address, packet forwarding between the networks, and congestion control and traffic management. ये चार features होते हैं हमारे network layer के. Okay. Next is your differentiate virtual circuit subnet and datagram subnet. In a virtual circuit subnet, a fixed path is established before the data transmission. अब वर्चुअल सर्किट सबनेट एंड डेटाग्राम सबनेट में क्या डिफरेंस होता है? एक वर्चुअल सर्किट सबनेट में क्या होता है, एक फिक्स पाथ एस्टैब्लिश होता है डेटा ट्रांसमिशन से पहले ही, डेटा ट्रांसमिट करने से पहले ही एक फिक्स पाथ एस्टैब्लिश होता है एंड सारे के सारे पैकेट्स जो है वो सेम रूट को फॉलो करते हैं। But on the other hand, in a datagram subnet, packets are routed independently without a predefined path. Okay, इसमें क्या होगा? कोई predefined path नहीं होगा and independently जो packets है वो आपस में travel करेंगे या transfer होंगे। Virtual circuit networks provide order delivery and better reliability, whereas datagram networks offer flexibility and dynamic routing. Next is your differentiate gateway and your routers. A router is a networking device that forwards packets between networks using IP addresses. So जैसे different protocols हमारे हो गए, उनके आपस में conversion हो गया, जैसे IP to MAC address हो गया और something like that. Different protocols के conversion को gateway handle करता है। Routers mainly operate at the network layer. जो routers होते हैं वो network layer पे operate करते हैं, जबकि gateway जो है it can operate at multiple OSI layers. ठीक है, that is your OSI model basically. Routers provide path selection, जबकि gateways जो होते हैं it enables the communication between dissimilar network architectures. मतलब different type of अगर protocols follow हो रहे हैं, एक network दूसरा protocol follow कर रहा है, दूसरा network दूसरा protocol follow कर रहा है, something like that. तो इन दोनों को आपस में communicate करना होगा तो वहाँ पे gateway use होगा. Okay, but within a same type of network अगर आपस में devices को communicate करना है वहाँ पे routers ही use होगी. Okay, या routers का use होगा. Explain difference between unicast, multicast and broadcast communication. इसमें you can draw the diagram जो मैंने तुम्हें flash cards में दिखाया था. And apart from that, you can explain unicast, multicast and broadcast properly. Along with the examples कहाँ पे use किया जाता है. ठीक है, data is transferred from one sender to one specific receiver. Web browsing, email communication में use होता है. One-to-one communication होता है and private communication के लिए best होता है. Multicast में क्या होता है? Data is transmitted from one sender to a selected group of receivers. ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अब इसमें मल्टीकास्ट एंड तुम्हारे ब्रॉडकास्ट में एक डिफरेंस होगा। मल्टीकास्ट में सिलेक्टेड ग्रुप तक ही पहुंचता है, ब्रॉडकास्ट में जो ग्रुप होगा, जो लोग होंगे उस ग्रुप में या जो लोग होंगे स्पेसिफिक डिवाइस से कनेक्टेड उन सबके पास पहुंच जाएगा। एग्जाम्पल ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और योर लाइव स्ट्रीमिंग। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स वन टू मेनी सिलेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इट सेव्स योर बैंडविड्थ। ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन में क्या होगा? डेटा सेंड फ्रॉम वन सेंडर टू ऑल द डिवाइसेस इन द नेटवर्क। एग्जाम्पल ARP रिक्वेस्ट एंड योर नेटवर्क अनाउंसमेंट्स। Characteristics क्या हो गए? One to all communication and higher network traffic. Comparison table, one to one, one to many, okay, and one to all. Lower traffic, efficient bandwidth usage, and इस केस में broadcast के केस में तुम्हारा high traffic होगा. Unicast में private communication, multicast में group communication, and broadcast में network wide communication. Okay, then you can conclude by giving a point which one is better and which one is used in which specific case.
Explain working of routing information protocol. That is your RIP. Why does RIP use UDP instead of TCP? राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल इज अ डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल जो अभी हम लोगों ने डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा था. इट इज यूज फॉर राउटिंग पैकेट्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क. RIP selects the best path on hop count, whereas each router represents one hop. The maximum hop count allowed in your RIP is 15. A hop count is greater than 15 is considered unreachable. अगर RIP की वैल्यू जो है तुम्हारी या हॉप काउंट की वैल्यू जो होती है 15 से ज्यादा हो जाती है तो वो अनरीचेबल कंसिडर कर लिया जाता है. अब RIP जो है बेसिकली हम लोग इसमें क्या समझ रहे हैं कि जो तुम्हारा राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है या फिर IP है, ठीक है, जो तुम्हारा इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है वो बेसिकली कैसे ट्रांसफर हो रहा है या कैसे काम कर रहा है, ठीक है, राउटर्स की केस में. सो उसको हम लोग समझ रहे हैं. Each router maintains a routing table. हर एक राउटर के पास एक राउटिंग टेबल होगी. Routers periodically exchange routing information with neighboring routers, with the only the neighboring routers. Okay, because this is a distance vector routing protocol. Okay, routing updates are sent every 30 seconds. The shortest path with the minimum hop count is selected, and routing tables are updated continuously. Features of RIP, simple implementation होती है, distance vector routing protocol होता है, and it uses a Bellman-Ford algorithm. Okay, and it is very much suitable for your small networks. अब RIP जो होता है वो UDP को use करता है instead of your TCP. There's one task that I'm giving to you. Put it in the comments. ठीक है, I'll pin that comment. UDP and TCP का full form you need to put. Okay. RIP uses UDP because routing updates are small and periodic. Faster transmission होता है without any connection setup, and lower overhead जो होता है lower overhead होता है इन कंपैरिजन टू टीसीपी. ठीक है, यूडीपी अगर यूज कर रहे हैं तो लोअर ओवरहेड होगा इफ यू आर कंपेयरिंग इट विद टीसीपी. Reliability is not critical because updates are repeated regularly. Reliability is not critical because updates are updated regularly. That means कि reliability इसमें ज़्यादा होगी because updates जो है ना वो काफ़ी जल्दी जल्दी इसमें किए जाते हैं. Okay, RIP uses UDP port number 520. Advantages: easy configuration, low processing overhead, and suitable for simple networks. Disadvantages भी है इसके कुछ. Okay, that is your slow convergence, limited hop count, and poor scalability. Okay. Next is your what is optimality principle. Explain link state routing algorithm. Link state routing algorithm जो हम लोगों ने पढ़ा था उसी को तुम्हें यहाँ पे बताना है कि कैसे वो वर्क करता है. Optimality principle states that if router J lies on the optimal path from router I to router K, then the optimal path from J to K is also a part of the same optimal route. Okay, so basically let's say कि there are three routers over here. ठीक है, J, I and K over here. ठीक है, अब हम लोग बात करें कि अगर J से आई तक जाने के लिए हम लोग एक रूट निकाल लेते हैं जो ऑप्टिमल रूट है. दैट मींस दैट इज द शॉर्टेस्ट पाथ. और हमें आई टू के जाना है. ठीक है, या फिर अब हमें डायरेक्टली जे टू के तक अगर हमें पहुंचना है तो वील नोटिस कि कहीं ना कहीं हम लोग ये सेम ऑप्टिमल पाथ को यूज करें. बिकॉज जे आई के ये तीनों डिवाइसेस अगर आप इसमें कनेक्टेड है तो जे से आई जाने में अगर शॉर्टेस्ट पाथ हम लोगों को मिल गया है तो जे से के जाने में जो कि यहाँ पे आई से बीच में कनेक्टेड है तो हम लोग सेम पाथ के थ्रू ही जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हैविंग लाइक दिस डिफरेंट पाथ्स. ठीक है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ पे भी जा सकते थे. ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड है सारे डिवाइसेस. जस्ट अज्यूम कि दीज डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर ओवर हियर. ओके, सो अब हमें इससे ये जे है हमारा, इससे हमें यहाँ पे के तक जाना है. ठीक है, अब वी आर हैविंग एम ओवर हियर, वी आर हैविंग ए ओवर हियर, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, डिफरेंट हमारे पास राउटर्स है. अब लेट से हमें जे टू के यहाँ पे जाना है. अब हम लोगों ने नोटिस कर लिया कि जे टू आई जाने का ऑप्टिमल पाथ क्या है. ठीक है, अब अगर हमें जे टू के जाना है तो मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी यूजिंग दिस पाथ ओनली बिकॉज दिस इज द ऑप्टिमल पाथ. ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है हमारी जे से. ठीक है, एंड उसके बाद अगर हम लोग के से कनेक्ट करेंगे तो ये सेम पाथ हमारे लिए सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा या सबसे ऑप्टिमल पाथ होगा, समथिंग लाइक दैट. ओके, एंड इन दिस केस यू कैन ऑल्सो कंसिडर कि आई तक पहुंचने के भी डिफरेंट तरीके हमारे पास थे. तो अगर हमें जे से आई पहुंचना है तो हम लोगों ने तीन पाथ में से एक ऑप्टिमल पाथ निकाल लिया. अब हमें आगे के तक पहुंचना है आई से तो हम लोग उसी जे के पाथ को यूज करेंगे जो जे से आई तक कनेक्ट करेगा ऑप्टिमल पाथ. देन हम लोग आगे के तक जाएंगे. सो दैट इज द ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल. ओके, सो बेसिकली अगर हमें जे एंड आई के बीच में ऑप्टिमल पाथ हमें मिल गया तो उसी सेम पाथ पे अगर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे तो हमें के तक भी ऑप्टिमल पाथ मिल जाएगा. Link state routing is a dynamic routing algorithm in which every router maintains complete information about the network topology. Working of your link state routing, it discovers its neighbors. Each router identifies directly connected neighboring routers. Measure link cost. Routers calculate delay or cost associated with each link. Create LSP, that is your link state packet. Each router creates packets containing topology information. Flood LSPs. LSPs are distributed to all the routers in the network. Then build topology database. Routers build identical network maps. Then finally your Digitraz algorithm is applied.
Shortest paths are calculated using Digit-Raz algorithm. एडवांटेजेस क्या है इसके? फास्ट कन्वर्जेंस, एक्यूरेट राउटिंग इन्फॉर्मेशन एंड बेटर स्केलेबिलिटी. ओके, एंड इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या है? कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन, हाई मेमोरी रिक्वायरमेंट एंड इंक्रीज प्रोसेसिंग ओवरहेड. ओके, नेक्स्ट इज योर एक्सप्लेन फ्रेगमेंटेशन. ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था. व्हाई फ्रेगमेंटेशन इज डन एंड हाउ. फ्रेगमेंटेशन बेसिकली एक बड़े से आईपी हेडर को तुम लोग आईपी डेटा को डेटाग्राम को तुम लोग डिफरेंट डिफरेंट डेटाग्राम्स में डिवाइड कर दोगे, उसको हम लोग डेटा फ्रेगमेंटेशन कह रहे हैं. एंड क्यों हम लोग ये करते हैं? बिकॉज हर एक नेटवर्क के पास डिफरेंट डिफरेंट एमटीयू लिमिट्स होती है जिसके बेसिस पे डेटा ट्रांसफर किया जाता है. टाइप्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन: ट्रांसपेरेंट फ्रेगमेंटेशन एंड नॉन ट्रांसपेरेंट फ्रेगमेंटेशन. Working of fragmentation: original packet is divided into smaller fragments. Each fragment gets its own IP header. Fragments are transmitted independently and receiver reassembles these fragments into original. Okay. Instead of this diagram, you can even draw the diagram जो मैंने तुम्हें फ्लैश कार्ड्स के टाइम पे दिखाया था. Okay. Fragmentation fields: identification, fragment offset, and more fragment bit. Advantages: supports heterogeneous networks and enables successful transmission. Disadvantage क्या है? Increased overhead, delay due to reassembly, and loss of one fragment affects the entire packet. Next is your given IPv4 subnet mask अगर तुम्हारे पास है. ठीक है, लेट्स से दिस इज द IPv4 एड्रेस दैट इज गिवन. अब इसमें तुम्हें आइडेंटिफाई करने कि कितने सबनेट्स है, कितने होस्ट है हर एक सबनेट में. ठीक है, कितने होस्ट और कितने सबनेट्स क्रिएट किए जा सकते हैं एक्चुअल में. आइडेंटिफाई नेटवर्क एड्रेस एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर योर आईपी एड्रेस गिवन. ठीक है, जो ये आईपी एड्रेस गिवन है उसके लिए तुम्हें क्या आइडेंटिफाई करना है? नेटवर्क एड्रेस एंड द ब्रॉडकास्ट एड्रेस. ओके, सो सबसे पहले हम लोग इस कैलकुलेशन को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले दीज आर द थिंग्स दैट इज गिवन टू अस: सबनेट मास्क, आईपी एड्रेस एंड क्लास सी. ठीक है, डिफॉल्ट हम लोगों ने ले लिया है. सबनेट मास्क एनालिसिस. अब वी आर गिवन दिस सबनेट मास्क, तो हम लोग उसको बाइनरी डेटा में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे. वी आर हैविंग 255, तो हमने उसे 1 में कन्वर्ट कर लिया, 1 बाइनरी डेटा में. एंड बेसिकली इसके बेस पे हमारे पास यहाँ पे 24 बिट्स ऑफ डेटा आया है एंड यहाँ पे हमारे पास 2 बिट्स जो है वो बोरो किया हम लोगों ने. Then you are having total ones in your mask. ठीक है, कितने ones है इस total 26 में? We are having your 26 ones totally. ठीक है, 24 यहाँ पे and 2 यहाँ पे, so you are having 26. तो prefix length हमारी हो गई 26. Borrowed bits कितने हैं? 26 minus 24 is equal to 2 bits over here. Number of subnets and hosts per subnet. अब हमें कितने सबनेट्स निकालने थे एंड सेकंड थिंग होस्ट निकालने थे. ओके, सो हम लोग फॉर्मूला को यूज करेंगे. नंबर ऑफ सबनेट्स क्या है? 2 to the power n. ठीक है, अब n क्या थे? नंबर ऑफ borrowed bits over here and that were 2 over here. तो हम लोगों को यहाँ पे नंबर ऑफ सबनेट्स 4 मिल जाएंगे. होस्ट पर सबनेट, टोटल होस्ट बिट्स कितनी है हमारे पास यहाँ पे? या होस्ट बिट्स कितनी है हमारे पास यहाँ पे? वी आर हैविंग 32 minus 26 is equal to 6 bits over here. फॉर्मूला क्या है होस्ट पर सबनेट का? 2 to the power h minus 2, जहाँ पे h जो है तुम्हारा नंबर ऑफ होस्ट बिट्स है. होस्ट बिट्स कितनी है हमारी? 6 थी यहाँ पे. ओके, सो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया? 2 to the power 6 कर दिया, minus 2 किया, because these were the carried bits that we were having over here. ठीक है, so that is why we are getting 64 minus 2 is equal to 62. So number of subnets 4 है हमारे पास, host per subnet 62 है. If you want detailed video on this entire calculation की कैसी ये चीजें वर्क कर रही है, make sure to put it in the comments. This entire video currently is being made from exam perspective. सबनेट समरी टेबल. ठीक है, अब हमारे पास ये एक सबनेट समरी टेबल होती है. दिस इज द टेबल दैट यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है, इसी के बेसिस पे तो हम लोग आगे इसका नेटवर्क एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकालोगे. ओके, सो नाउ वी आर सीइंग कि सबनेट नंबर 1 नेटवर्क एड्रेस, होस्ट रेंज एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस हमें कुछ यहाँ पे ऐसा मिल रहा है. ठीक है, दिस इज द आईपी एड्रेस दैट वाज गिवन टू अस. अब लेट्स गो अहेड एंड लेट्स फाइंड द नेटवर्क एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस. अब आईपी एड्रेस जो हमें दिया गया है दैट इज दिस एड्रेस ओवर हियर एंड प्रीफिक्स 26. दैट मींस हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि हमारे पास प्रीफिक्स लेंथ जो है वो 26 बिट्स की है. सो दैट मीन्स ब्लॉक साइज जो है वो लास्ट ऑक्टेट में 256 minus 192 यानी कि 64 होने वाला है. अब सबनेट रेंज कैलकुलेशन है FALC 0 to 63, 64 to 127, 128 to 191 एंड 192 to 255. तो सबनेट 1 में कहीं ना कहीं ये जो आईपी एड्रेस है हमारा वो लाई कर रहा है. एंड एज पर दिस सबनेट समरी टेबल वी विल सी सबनेट 1 में ये नेटवर्क एड्रेस है, ये होस्ट रेंज है एंड ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है. तो दैट इज द थिंग दैट वी विल बी पुटिंग ओवर हियर. दैट्स इट. उसके बेसिस पे हमें नेटवर्क एड्रेस मिल जाएगा, ब्रॉडकास्ट एड्रेस मिल जाएगा एंड हमें वैलिड होस्ट रेंज यहाँ पे मिल जाएगी. ओके, so your final answer would be number of subnets 4 आ गए, host per subnet 62 आ गया हमारे पास. एंड फॉर द गिवन आईपी एड्रेस बिकॉज ये सबनेट 1 को बिलोंग करता है, नेटवर्क एड्रेस हमारे पास ये आया एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस हमारे पास ये आया. दिस इज द एंटायर कैलकुलेशन ऑफ योर दिस क्वेश्चन ओवर हियर. ठीक है, फॉर एनी डाउट्स, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, पुट इट इन द कमेंट्स. A network experiences packet loss due to congestion. ठीक है, एक नेटवर्क है जो कंजेशन की वजह से पैकेट लॉस फेस कर रहा है. ठीक है,
सजेस्ट एंड एक्सप्लेन टू कंजेशन कंट्रोल टेक्निक्स यूज्ड इन द नेटवर्क लेयर। ठीक है, अब इसमें हम लोग दो टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे, दैट इज योर लीकी बकेट एल्गोरिथम एंड अनदर वन इज योर टोकन बकेट एल्गोरिथम। ठीक है, कंजेशन क्यों अगर होता है पहले वो तुम्हें समझाना है, उसके बाद दो कंजेशन कंट्रोल टेक्निक्स तुम्हें यहाँ पे पुट करनी है। First is your leaky bucket algorithm. The leaky bucket algorithm controls network traffic by transmitting packets at a constant rate. So leaky bucket में basically क्या होगा, एक constant rate पे जो तुम्हारा डेटा है वो ट्रांसफर होना चालू होगा। Packets enter a bucket shaped buffer. If packets arrive too quickly and the bucket becomes full, excess packets are discarded. अब एक बकेट की तरह तुम समझो, ठीक है, वो बफर है तुम्हारा जिसमें काफी ज्यादा डेटा एक साथ लोड किया जा रहा है एंड एक स्पेसिफिक इंटरवल पे वो जो डेटा है वो निकलता जा रहा है, दैट इज योर लीकी बकेट, दैट इज द डायग्राम दैट यू कैन मेक ऑफ दैट एज वेल। ओके, और अगर एक्सेस पैकेट्स आ गए, अगर वो बकेट ऑलरेडी फुल है, एक्सेस पैकेट्स फिर भी उसमें भरे जा रहे हैं या आए जा रहे हैं, तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड हो जाएंगे। वर्किंग क्या है इनकी, इनकमिंग पैकेट्स आर स्टोर्ड इन अ बकेट, पैकेट्स लीव एट a fixed rate, and overflow packets are discarded. Advantages: smooth traffic flow, reduced congestion, simple implementation. Disadvantages: bursty traffic is discarded and it is less flexible in comparison to your token bucket algorithm. Token bucket algorithms allow burst transmission while controlling average traffic rate. तो इसमें काफी ज्यादा एक साथ ट्रैफिक आ रहा है, काफी ज्यादा एक साथ डेटा आ रहा है, उसको भी ये कंट्रोल कर सकता है along with the average traffic rate. Okay. Tokens are generated continuously and stored in a bucket. A packet can be transmitted only if sufficient tokens are available. वर्किंग क्या है इसकी, टोकन्स आर जनरेटेड एट फिक्स इंटरवल, इसमें टोकन जनरेशन पे काम किया जाएगा एंड हर एक फिक्स इंटरवल पे टोकन जनरेट किया जाएगा। टोकन्स आर अकमलेटेड इन अ बकेट, दीज टोकन्स आर स्टोर्ड इन अ बकेट जिसके बेसिस पे डेटा आगे फिर ट्रांसफर होगा एंड पैकेट्स कंज्यूम दीज टोकन्स बिफोर द ट्रांसमिशन। एडवांटेजेस: supports burst traffic, better bandwidth utilization and flexible traffic control. Difference between leaky bucket and token bucket: fixed output rate होता है leaky bucket में, in this case variable output rate. In leaky bucket you are having no burst traffic. Token bucket में it allows the burst traffic. And leaky bucket में overflow packets are discarded. In token bucket tokens are accumulated. A user reports that they cannot reach a website using its domain name, but accessing it using its IP address works fine. Diagnose and explain the most likely cause and propose a troubleshooting method. Basically इसमें हो क्या रहा है कि जैसे वेबसाइट होती है कोई भी, इफ यू आर गोइंग टू dawaiikuts.com, ठीक है, अब वो कहीं ना कहीं मैंने किसी एक सर्वर पे होस्ट कर रखी है, ठीक है, कहीं ना कहीं मैंने डोमेन होस्टिंग ले रखी है एंड वो होस्ट कर रखी है। अब यू आर सेइंग कि dawaiikuts.com की जगह उसका जो स्पेसिफिक आईपी एड्रेस था ना, जिस सर्वर पे वो होस्ट था, उसके थ्रू तो मैं रीच कर पा रहा हूँ बट डोमेन के थ्रू रीच नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जाम्पल amazon.com पे तुम्हें जाना है, amazon.com के थ्रू नहीं खुल रहा है बट उसका जो आईपी एड्रेस है 192.168 समथिंग लाइक दैट, उसके थ्रू वो वेबसाइट ओपन कर रही है। तो अब इसमें क्या दिक्कत है वो हमें एक्सप्लेन करना है एंड उसके बाद एक्सप्लेन करना है कोई एक ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू ये रिजॉल्व किया जा सके। तो बेसिकली इसमें डीएनएस जो होता है ना, डोमेन नेम सिस्टम, जो हमारे आईपी एड्रेस को मास्क कर देता है हमारे डोमेन नेम से, दैट मीन्स आई 192.168 जो भी हमारा आईपी एड्रेस है उसके ऊपर एक लेयर लग जाता है हमारे डोमेन नेम का, दैट इज amazon.com, dawaiikuts.com, waikuts.com, एनीथिंग, ठीक है, जो भी डोमेन है हमारा उसका एक लेयर लग जाता है, जिससे कोई भी अगर जना आएगा, कोई भी अगर यूजर आएगा वो dawaiikuts.com पे जा रहे हैं तो इट विल बी दैट यूजर विल बी ऑटोमेटिकली रीडायरेक्टेड टू दैट स्पेसिफिक आईपी एड्रेस। ये काम जो होता है हमारा, ये डीएनएस का होता है, डोमेन नेम सिस्टम का होता है। तो यहाँ पे हमारी जो दिक्कत है वो डीएनएस रेजोल्यूशन फेलियर है, दैट मीन्स डीएनएस की ही दिक्कत है। पॉसिबल रीजंस क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं इसमें, इनकरेक्ट डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, डीएनएस सर्वर अनअवेलेबल, डीएनएस सर्वर या तो अनअवेलेबल होगा या तो गलत कॉन्फ़िगरेशन हो गई होगी उसकी, या करप्टेड डीएनएस कैशे होगा वहाँ पे, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज होंगे, या डोमेन नेम प्रॉपर्ली रजिस्टर नहीं किया गया होगा। वर्किंग ऑफ डीएनएस: www.example.com, ये डीएनएस सर्वर पे जाएगा, आईपी एड्रेस को फेच करेगा एंड उस वेबसाइट को खोल देगा। अगर डीएनएस फेल हो गया तो www.example.com जो भी डोमेन है वो आगे डीएनएस सर्वर तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो उसे आईपी मिल ही नहीं पाएगा, तो वो वेबसाइट को ओपन ही नहीं कर पाएगा। ओके, बट डायरेक्ट आईपी एड्रेस स्टिल वर्क्स बिकॉज डीएनएस ट्रांसलेशन इज बाईपास। ट्रबल शूटिंग मेथड्स क्या है, सबसे पहले डीएनएस सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन को चेक करो, नेक्स्ट है फ्लश कर दो डीएनएस कैशे को, क्लाउडफ्लेयर वगैरह जिससे भी तुम्हारा जो डीएनएस है वो कनेक्टेड है, या जिस भी डीएनएस को तुम यूज कर रहे हो उसको तुम लोग उसकी कैशे को क्लियर कर दो। यूज पिंग और एनएस लुकअप कमांड, ठीक है, एनएस लुकअप कमांड को वी कैन यूज, या फिर पिंग को वी कैन यूज टू सी कि एक्चुअल में कि हम लोगों के डोमेन में क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। रीस्टार्ट द राउटर और द नेटवर्क कनेक्शन और चेंज योर डीएनएस प्रोवाइडर। ओके, क्लाउडफ्लेयर की जगह लेट्स से यू कैन यूज गूगल डीएनएस, और गूगल डीएनएस की जगह यू कैन यूज क्लाउडफ्लेयर। ओके, अब advantages of your DNS troubleshooting, what you're having over here is it restores website accessibility, it improves browsing performance, and it resolves your connectivity issues.
Next is your compare IPv4 header with IPv6 header, creating a table to compare the each field. Okay, so you're having this thing over here. This is the diagram that you need to make. IPv4 6 का header format क्या है and IPv6 का header format क्या है. So you're having your version, your IHL, type of service, and total length of bits. Here you're having version, traffic class, and flow label. Next, you're having your identification and fragment offset over here. In this case, you are having the payload length, next header, and the HOP limit or your hope limit. Okay. Bottom, if you will see, you are not having options or padding over here. Here, you are directly having the destination address and the source address. But in this case, below the source address and destination address, you are having the options as well as the padding. And उसके ऊपर भी तुम्हारे पास तीन चीजें और है. That is your time to live, protocol, and header checksum. ठीक है. So this is the header format that you need to make. नेक्स्ट इज योर फील्ड वाइज कंपैरिजन. IPv4 हेडर, IPv6 हेडर, इसमें 4 बिट्स यूज होती है, इसमें 4 बिट्स बट वैल्यू 6 होती है. ठीक है. इसमें हेडर लेंथ जो है 4 बिट्स, इट इंडिकेट्स योर हेडर लेंथ. इसमें प्रेजेंट ही नहीं होता है हमारी हेडर लेंथ. वी आर नॉट हैविंग आवर हेडर लेंथ इन दिस केस. टोटल लेंथ 16 बिट्स होती है. इट इज रिप्लेस्ड बाय द पेलोड लेंथ. 16 बिट्स की पेलोड लेंथ यहाँ पे रिप्लेस कर दी जाती है. आइडेंटिफिकेशन इज 16 बिट्स, इसमें नॉट प्रेजेंट. ठीक है. दिस इज द फील्ड बेसिकली. वी आर डिस्कसिंग अबाउट दीज फील्ड्स की किसमें क्या चीज प्रेजेंट है, किसमें क्या चीज नहीं प्रेजेंट है. ओके. प्रोटोकॉल इसमें 8 बिट्स होते हैं. इट इज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट हेडर, दैट इज योर 8 बिट्स ओवर हियर. ठीक है. सो बेसिकली यहाँ पे अगर यू विल सी कि यहाँ पे फ्रीगमेंट ऑफसेट है या टाइम टू लिव है या प्रोटोकॉल यू आर हैविंग इन दिस केस, ये प्रोटोकॉल यहाँ पे है, तो ये चीज यहाँ पे रिप्लेस कर दी गई है बाय नेक्स्ट हेडर बिट्स ओवर हियर. ठीक है. यही चीज तो मैं एक्सप्लेन करनी है कि यहाँ पे वर्जन IHL था. ठीक है. वर्जन यू आर हैविंग ओवर हियर, यू आर हैविंग ओवर हियर एज वेल. IHL यहाँ पे नहीं है, टाइप ऑफ सर्विस यहाँ पे नहीं है. ये दोनों चीजें किससे रिप्लेस कर दी गई है, टोटल लेंथ फ्लो लेवल से रिप्लेस कर दिया गया है. ऑल ऑफ दैट यू कैन मेंशन ओवर हियर. ओके. Advantages क्या IPv6 के? It has a huge address space, it has faster routing, it has better security, and it has improved QoS support and simplified header structure. Disadvantages क्या है IPv6 के? High implementation cost and compatibility issues with your IPv4 systems over here. Okay. So this was the entire part of your unit 3 over here. काफी अच्छे से हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को पहले डिस्कस किया. ठीक है. सारे टॉपिक्स एज पर द सिलेबस यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया है. उसके बाद वी कीन एंड वी सॉ PYQ PPS. इसमें कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स भी हम लोगों ने डिस्कस की एंड हम लोगों ने देखा किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड किस टाइप से वी कैन टेक्निकली आंसर देम एज वेल. ओके. तो दिस वाज योर एंटायर पार्ट ऑफ योर यूनिट 3. ठीक है. आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा. कोई भी डाउट हो तो फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट्स. नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट यूनिट, दैट इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर.